राधे कृष्णा दोस्तों। भगवान सबको भले दिन दे। एक बार की बात है, एक गांव में एक जाट रहता था। उसके 3 बेटे थे, जिनमें से 2 का तो ब्याह हो गया था, मगर तीसरा अभी तक कुंवारा ही था। भरा पूरा परिवार था, लंबा चौड़ा खेत था और कुल मिलाकर जाट के खूब ठाठ बार थे। बार त्योहार पर घर में घी दूध से मिठाई बनती थी। फागुन में होली का त्योहार आया तो होली से 10 दिन पहले ही जाट कसमासाने लगा। अब की बार मिठाई में क्या बनाई? जाट ने अपनी घरवाली से भी पूछा, अब की होली पर क्या बनाई? जाटनी कहने लगी, हमारा क्या है, हमारे दिन तो गए, जो बेटे बहू कहेंगे वही बना लेंगे। उधर भवे बोली, जो सास ससुर की मर्जी होगी वही मिठाई बना लेंगे। तभी जाट एक हाथ में हुक्का और दूसरे हाथ में छड़ी का सहारा लेते हुए बेटे के पास पहुंचा। जाट के तीनों बेटे गांव से 3 कोस की दूरी पर खेत में काम कर रहे थे। जाट ने तीनों बेटों को खेत में यूं काम करते देखा तो उसका सीना चौड़ा हो गया। तभी जाट ने मन ही मन कहा, बेटे हो तो ऐसे हो। उसने 3 बार थूक कर अपने बेटों की नजर उतारी। जाट का छोटा बेटा था तो बहुत सुंदर, पर खुरापाती था। अगर ठान ले तो पहाड़ को हिला दे। तीनों बेटों की नजर जब बाबा पर पड़ी तो वे अपना अपना काम छोड़कर उनके पास आई। जाट ने बड़े बेटे से मिठाई के बारे में पूछा तो वह कहने लगा, इतनी सी छोटी बात के लिए इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी बाबा? जो हमेशा बनता है वही बनवा देना। माँ बाप के हाथों का तो जहर भी बच्चों के लिए अमृत ही होता है। आज्ञाकारी बेटे से जब जाट जाट ने ये सुना तो वह बड़ा ही खुश हुआ। फिर जाट ने कहा कि तुम्हारे खाने पीने के दिन है, कोई इच्छा है तो बताओ, संकोच बिल्कुल मत करो। बड़े बेटे ने कुछ नहीं बताया तो जाट ने अपने मंझले बेटे से पूछा। अब उसने भी बड़े की बात को दोहरा दिया और कहने लगा, बाबा हम तो आपके हाथ का धतूरा भी खाने को तैयार है। जाट जमींदारों को मिठाई खाने की लत नहीं है और जो बनेगा वही खा लेंगे। तब जाट ने अपने छोटे बेटे से पूछा, अब तो बेटा तू जो कहेगा वही बनेगा, मन में मत रखना, भगवान का दिया हमारे घर सब कुछ है। छोटे बेटे ने हंसकर जवाब दिया, मेरी इच्छा पूरी आप नहीं कर सकते हो पिताजी। फिर कहने का क्या फायदा, जो घर में बनेगा वही खा लेंगे। जाट भी अब जिद पर आ गया, बिना कहे कैसे पता चलेगा बेटा? अगर तुम 32 पकवान खाओगे तो मैं 36 पकवान बनवा दूंगा। जाट ने बार बार पूछा तो छोटे बेटे ने कहा, ठीक है, तो कान खोल कर सुनिए पिताजी। 32 पकवान सोने के थाल में हाथी की पीठ पर बैठ कर खाऊं, साथ में राजकुमारी जैसी घरवाली, हाथी के चारों ओर 5 घुड़सवार हो। पूछो तो ये मेरी इच्छा है, वरना जो चाहो सो करे। छोटे लड़के की बात सुनकर जाट को बड़ा ही गुस्सा आ गया। उसने अपनी छड़ी हाथ में ली और छोटे की पीठ पर बरसाते हुए कहने लगा, अरे नालायक, पता भी है क्या बोल रहा है? अब अगर तुमने ऐसा कहा तो तू ऐसा ही करके हमें मुंह दिखाना। छोटे ने जवाब में कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा करके ही मैं आपके सामने आऊंगा, और नहीं तब तक मैं आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। और ये समझ लेना, आपके 2 ही बेटे हुए हैं, मैं मर चुका हूँ। इतना कहकर छोटा बेटा वहां से चल पड़ा। जाट ने और उसके दोनों बड़े भाइयों ने सोचा कि गुस्सा जब ठंडा होगा तो अपने आप घर लौट आएगा। अगर अब इसे मनाने की सोचेंगे तो ये ज्यादा ही सर पर चढ़ेगा। कौन इसे सोने के थाल में मिठाई परोसेगा? जाट हुक्का गुड़गुड़ा करके देखा। बड़े भाई ने कहा, उल्लू के पट्टे की अकड़ तो देखो, 2-4 दिन भूखा रहेगा तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। मजला भी कहाँ चुप रहने वाला था, वह भी कहने लगा, माँ के लाड प्यार ने ही इसे इतना बिगाड़ा है। अब जाट तो अपने घर को वापस मुड़ा और उसके दोनों बड़े बेटे खेत में अपने कामों में लग गए। जाट का छोटा बेटा बिना सोचे विचारे चलता रहा। जब थकान हो जाए तो ठीक जगह ढूंढकर आराम करता और फिर चल पड़ता। तीसरी सुबह वह एक राजमहल के पास से गुजर ही रहा था कि राजा के एक सिपाही ने उसी से पूछा, अरे कहाँ के रहने वाले हो? जाट के बेटे ने अपना गांव का नाम बता दिया।
तो सिपाही ने फिर सवाल किया, अरे जा कहाँ रहे हो? जाट के बेटे ने फिर कहा, जहाँ 2 रोटी मिल जाए वहीं बसेरा कर लूंगा। सिपाही ने कहा, 2 की जगह अगर 4 रोटी मिल जाए तो? उसने कहा, फिर तो मैं यहीं डेरा डाल दूंगा। फिर सिपाही उसे राजा के पास ले गया तो राजा ने उसे नौकर रख लिया। राजा का एक बेटा था जो पाठशाला पढ़ने जाता था। अब जाट के बेटे का काम था राजकुंवर का खाना पीना पाठशाला देकर आना और उसके साथ साथ पाठशाला आना जाना और उसकी तख्ती पूछना। अब उसी पाठशाला में एक अमीर सेठ की बेटी भी पढ़ती थी जो राजकुंवर से प्रेम करती थी। राजकुंवर भी उसे बहुत प्रेम करता था। जाट का बेटा कुंवर की तख्ती तो पूछता ही था, मगर अब कुंवर के कहने पर सेठ की बेटी की तख्ती भी पूछने लग गया। जाट के बेटे और सेठ की बेटी में भी कभी कभी बातचीत हो जाती थी। इसी के चलते कुंवर और सेठ की बेटी इन दोनों की चिट्ठियां भी जाट का बेटा एक दूसरे तक पहुंचाने लग गया। उन दोनों की चिट्ठियां पढ़ने को जाट का बड़ा ही मन ललचाता, मगर करे तो क्या करे। बेचारा पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था क्योंकि वह पढ़ा लिखा भी नहीं था। धीरे धीरे दूसरे लड़कों से जाट के बेटे ने भी कुछ लिखना पढ़ना सीख लिया। कुछ दिनों में ही जाट उन दोनों की चिट्ठियां ढलने से पढ़ने लग गया। सेठ की बेटी और कुंवर की लिखी चिट्ठियां पढ़ते समय जाट के मन में भी प्रेम के अंकुर फूटने लग गए। कभी कभी उसके देह में बिजलियां सनसनाने लगी। एक दिन सेठ की बेटी ने कुंवर को देने के लिए एक बड़ी सी चिट्ठी दी। जाट के बेटे ने जब उसे खोलकर पढ़ा तो उसमें उन दोनों ने भागने की तैयारी कर रखी थी। सेठ की बेटी तालाब वाले बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी कुंवर की राह देखेगी। आधी रात कुंवर घोड़ा लेकर आए जाए। अब घर वाले तो उनका विवाह के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। अब पत्र पढ़ते पढ़ते जाट के मन में ईर्ष्या की आंधी चलने लग गई, क्योंकि वह भी मन ही मन सेठ की बेटी को चाहने लग गया था। यह यूं अचानक अपने प्रेम को दूर होता देख उसका कलेजा ठंडे पड़ने लग गया। उसने अपने आप को संभाला और वह सीधा चिट्ठी लेकर राजा के पास जा पहुंचा। राजा ने जैसे ही सेठ की बेटी द्वारा लिखी चिट्ठी पढ़ी तो उसका सिर घूम गया। अकेले कुंवर को राजा यूं कैसे जाने देता। राजा गुस्से से कहने लगा, राजघराने को छोड़ बनी बक्काल की बेटी से ब्याह करने की वह सोच भी कैसे सकता है। जाट का बेटा भी कहाँ कम रहने वाला था। उसने भी आग में घी डालने का काम किया। कहने लगा, राजा साहब, घोड़े और गधी का कैसा मेल, रानी साहिबा का क्या होगा। उसने तो ये सपने में भी नहीं सोचा होगा। और फिर इतने बड़े सिंहासन को कौन संभालेगा। फिर क्या था, जाट के बेटे ने बकत सर खूब फर्ज निभाया। राजा ने फिर चिट्ठी को तो आग के हवाले किया और अपने मंत्री से सलाह मशवरा किया। मंत्री ने राजा को बड़ा अच्छा उपाय सुझाया। जाट का बेटा कुंवर के कपड़े पहनकर आधी रात घोड़े को लेकर निश्चित जगह पर पहुंच जाए। मंत्री की युक्ति जाट के बेटे के मन को भा गई। राजा ने बहुत से सोने चांदी के मोहरे बोरे में भरवाए, कमर में तलवार बंधवाई और घोड़ा देकर जाट के बेटे को भेज दिया। अब कुंवर पर जो बीती वही जाने। जाट का बेटा घोड़े पर सवार होकर मुंह पर एक बड़ा सा कपड़ा बांधे समय पर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा तो सेठ की बेटी मर्दाना वेश बनाए तैयार खड़ी थी। जाट के बेटे ने हाथ दिया तो सेठ की बेटी भी रकाब पर पैर रखकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा अब वायु वेग से उड़ने लगा। अंधेरे अंधेरे ही वे दोनों रियासत की सरहदें पार कर चुके थे। वो फटी तो सेठ की बेटी ने कुंवर की जगह जाट के बेटे को पाया। अब तो उसके मुंह से चीख निकल गई। ऐसा लगा जैसे कोयल कुल्ला रही हो। उसे चारों ओर आग की लपटें उड़ती हुई मालूम पड़ रही थी और उसी आग में उसके आशय सपने सब भस्म हो गए थे। वह रोती रही और अपने भाग्य को कोसती रही। तख्ती पहुंचने वाले ने यानी जाट के बेटे ने भोला बनकर कहा, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं, मैंने तो वैसा ही किया जैसा कुंवर ने उसे कहा। कुंवर ने खुद अपने कपड़े उसे लाकर दिए और कहा कि वह सेठ की बेटी को लेकर परदेश चला जाऊं। अरे पगली, राजा के लड़कों की कमी है क्या।
अरे तुम्हारे पीछे वह इतनी बड़ी रियासत को कैसे छोड़ता? भला सेठ की बेटी का आश्चर्य से मुंह खुला का खुला ही रह गया और सोचने लगी, कुंवर का ऐसा रूप तो उसने कभी नहीं देखा। अगर राजपाट से इतना ही मोह था तो मुझसे प्रेम करने का नाटक ही क्यों किया? संगी साथियों का तो साथ छूटा ही, अब जीवन भर माँ बाप के पास भी नहीं जा सकती। फिर थोड़ी देर तक वह जाट के बेटे को एक नज़र देखती रही। तभी उसे महसूस हुआ, वह तख्ती पहुंचने वाला तो कुंवर से भी सुंदर है और समझदार भी। अब तो सेठ की बेटी के प्रेम का झरना उल्टे पहाड़ चढ़ने लग गया। आंसुओं से मन का मेल तो धुल ही चुका था। उसे अचानक ऐसे लगा कि असल में प्रेम तो वह जाट के बेटे से करती थी। सेठ की बेटी ने जाट के बेटे के सीने पर सर रखा तो उसके शरीर में आनंद की लहर दौड़ गई। पास ही एक नगर में किराए की हवेली में दोनों ठाट बाट से रहने लग गए। जाट के पास तो मोहरे थी तो सेठ की बेटी के पास भी कुछ कम नहीं था। उसके पास भी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की कमी नहीं थी। घर में चाहने वाला सारा सामान और बाहर काम करने के लिए दो दासियां रख ली। किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। हवा के वेग से दिन गुजरने लगे। संयोगवश एक दिन ऐसा हुआ कि जाट का अपना काम करके वापस हवेली आ रहा था तो उसे जंगल में एक अनोखा जानवर नजर आया जो तरबूज की तरह गोल चित भरा था। वह गेंद की तरह इधर उधर लुढ़क रहा था। जात भी उसे देखकर बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि पास जाकर जोर से एक लकड़ी से वार कर दिया। लकड़ी की मार इतनी जोर से पड़ी कि वह जानवर के दो हिस्से हो गई। तभी उसकी नजर एक रत्न जड़ित कंगन पर पड़ी जो उस जानवर के पेट से निकला। हवेली आकर उसने वह कंगन अपनी घरवाली यानी सेठ की बेटी को दिखाया तो वह भी बड़ी खुश हुई। जाट ने फिर घरवाली का हाथ पकड़कर कहा, अगर ये कंगन मैं तुम्हें पहना दूं तो मेरा जीवन ही धन्य हो जाए। सेठ की बेटी ने बड़े ही प्रेम से कहा, हमारे प्रेम को श्रृंगार की जरूरत नहीं है, वह तो उजाले से अपने आप चमकता है। अगर इसे महाराज को भेंट कर दे तो कैसा रहेगा? जाट भी अब इस बात के लिए राजी हो गया। नहा धोकर उसने अच्छे से कपड़े पहने और सीधा राज दरबार पहुंच गया। राजा ने आंगन में देखा तो उसकी आंखें और अक्ल दोनों चकरा गई। जोरी ने फरक की एक एक नक अनमोल पाया। राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी जोड़ का एक भी नग उसके खजाने में मौजूद नहीं था। राजा ने फिर वह कंगन अपनी रानी को पहनाया तो वह इतनी खुश हुई कि आज से पहले इतनी खुश कभी नहीं हुई थी। उसके अंग अंग से खुशी झलक रही थी। राजा ने फिर जाट को मुंह मांगी चीजें देने का ऐलान कर दिया। जाट के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जैसा आप चाहे। राजा ने उसे 4 घोड़े, 2 हाथी, नौकर चाकर और 2 रथों से धन दौलत लादकर जाट को भेंट करते हुए कहा, तुम्हारे लिए ये दरबार हमेशा खुला रहेगा, जब जी चाहे आ जाना। जाट ने राज दरबार से विदा ली और अपने काफिले के साथ हवेली पहुंचा। अब होली के त्योहार के 2 दिन बचे थे। जाट ने अपनी घरवाली को यानी सेठ की बेटी से कहा, अपने घर चलने की तैयारी करने के लिए कहा। अगली सुबह जाट हाथी पर सवार होकर अपने गांव को चल पड़ा। तीसरी सुबह वह अपने खेतों में पहुंचा और उसी खेत में डेरा डाल दिया जिसमें काम करते समय उसके पिता ने उसकी पिटाई की थी। जब बाबा को ये पता चला तो वह अपने बेटों और घरवाली के साथ खेत की ओर दौड़ा। रास्ते भर सोचता आ रहा था, हाय राम, जाने किस रियासत का राजा है और हमारे खेत में किस इरादे से ठहरा है। होली के दिन ही ये कैसी आफत आई है। डरते कांपते सब खेत पर पहुंचे। राजा का हाथी खेत के बीचों बीच खड़ा था जिस पर राजा और रानी विराजमान थे। चारों ओर नौकर चाकर सजे सजाए घोड़े खड़े थे। जाट बाबा का परिवार उसके पास आया और जमीन तक झुककर प्रणाम किया। थर थर कांपते हुए जाट बाबा ने राजा से पूछा, माई बाप, हमसे क्या कसूर हुआ है, बताइए तो। जाट के बेटे ने कहा, यानी राजा ने कहा, हमने सुना है तुमने इस खेत में राजा को छड़ी से पीटा था। बाबा तो अब और अधिक कांपने लगा और बोला, नहीं अंदाता,
मेरी अक्ल घास चरने थोड़ी ना गई है जो मैं ऐसा काम करूंगा। आपने जो सुना है वह सब झूठ है। राजा दांत पीसते हुए कहने लगा, तेरा छोटा बेटा ये सब बात कहता फिर रहा है। अब की बात चौधराइन बोली, अंधाता, वह नालायक तो हमारे लिए दुश्मनों से भी बढ़कर है। उस कपूत की बाबा ने छड़ियों से पिटाई की, इसलिए वह अनाप शनाप भी बकता है, और हमारे सामने आ जाए तो गोला घोट नहीं देंगे। राजा ने पूछा, बाबा ने अपने बेटे को क्यों मारा? बाबा ने फिर कहा, बोले, उस नालायक के लक्षण ही ऐसे थे, उसे तो जितना मारे उतना ही कम है। फिर बाबा ने पिछली होली वाले दिन की सारी घटना राजा को सुनाई। फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, अब आप ही बताए अंधाता, ऐसी बेहुदा बात पर मारता नहीं तो क्या करता? नालायक राजा से होड़ करने चला था। तब राजा मुस्कुराकर बोला, वह राजा से होड़ करने नहीं चला था, बल्कि खुद राजा बनकर आया है और अपनी कही बात को पूरा करने आया है। इतना कहकर राजा हाथी से नीचे उतरा और माँ बाबा के चरण छुए। फिर भाइयों से गले मिला, मगर घर वालों को तो भरोसा ही नहीं हुआ। फिर सोने के थाल में पकवान खाने के बाद घर वालों को भरोसा हुआ, ये तो वही राजा के पिता को अभी तक भी यकीन नहीं हुआ उसका बेटा एक राजा बन चुका है। और आज वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसका परिवार, उसके गांव वाले पूरे ही आज पूरे गांव में दावत दी थी। और कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।